नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को टीडी गढ़वाल में खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन कर उनकी जानकारी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम विकास कार्यों में बाधा डालना और प्रदेश की संस्कृति परंपराओं को दूषित करने का है। साथ ही सीएम ने थौलधार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कही। हमने राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। पहले एक धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार करने पर छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती है या उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत कर दी है। अब छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अगर मगरमच्छ भी होंगे, अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो किसी कीमत पर वो छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग में नौकरी करते हो। हमने जहां एक और आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसलिए विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि उन्हें अपने वोट बैंक के चक्कर में हम कहते हैं जिहाद ए जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों, जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं, विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है, ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने, आपने देखा, हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है,
लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, एसआईटी का हमने गठन किया। एसआईटी के एक महिला आईपीएस के लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट, लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। भाइयों बहनों, मैं और मेरी सरकार हमेशा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मेरे थौलदार क्षेत्र के परिवारजन हमारी सरकार को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे, सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। अभी यहाँ पर यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रीतम सिंह जी ने ज्ञापन के बारे में कहा है और वो जब भी मुझे मिलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन कम समय में ही वो अपने क्षेत्र की बातों को बहुत शालीनता पूर्वक रखते हैं। और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पूरे ये थौलदार क्षेत्र हो, धनौल्टी क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र की जो भी मांग है उन क्षेत्रों को मैं पूरा करूं। थौलदार क्षेत्र हो, धनौल्टी क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र की जो भी मांग है उन क्षेत्रों को मैं पूरा करूं। अभी भंडारी जी ने यहाँ ज्ञापन पड़ा है, उसको हम लोग बिल्कुल उसका परीक्षण करवा लेंगे और हमारा प्रयास होगा वो सारी की सारी चीजें धरातल पर उतरे। और एक चीज और, इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए, केंद्रीय सूची में इसको सम्मिलित करने के लिए हमने भारत सरकार को आप सबकी मांग के अनुरूप, संजय नेगी जी चूंकि संजोग से ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी हैं और इस क्षेत्र के ही हैं, ये सब जानते हैं, इन्होंने इस पर पूरा काम किया है और मेरे से भी इन्होंने बात करी। मैंने कहा कि नहीं, तत्काल हम इसको संस्तुति करते हैं, भारत सरकार के स्तर पर उस पर निर्णय लिया जाना है। हमारा प्रयास होगा कि वो केंद्रीय सूची में यहाँ का क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र की सूची में घोषित हो जाए। उधर मुख्यमंत्री आवास सभागार में राजस्व विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान सीएम ने विभाग के कई वेब पोर्टल्स का शुभारंभ किया। बता दें कि ये पोर्टल लोगों को घर बैठे खतौनी की सत्यापित प्रतियां, विरासत के रिकॉर्ड और ऑनलाइन भूमि उपयोग की अनुमति प्रदान करने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस पोर्टल से संयुक्त भूमि खातों और राजस्व वसूली से संबंधित मुद्दों का समाधान भी होगा। सीएम धामी ने कहा कि ये पहल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाएगी और प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में मदद करेगी। कि इन्होंने शानदार काम किया है और इनके बन जाने से भूलेख पोर्टल के माध्यम से जहां अब आम जनमानस को अपने घर में ही खतौनी की सत्यापित जो प्रति है वो आसानी से मिल पाएगी। साथ ही जो विरासतन एवं स्वामित्व अभिलेख भी ऑनलाइन उनको मिल सकेंगे। भूलेख अंश वेब पोर्टल के द्वारा जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी है कि गोल खाते होते हैं और गोल खातों में से ये पता नहीं लगता है कि उस गोल खाते में किसका अंश कितना है। उस पर भी अभी मुख्य सचिव जी ने और राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी ने हमको मुझे बताया है
कि वह भी उस पर भी हमारा काम चल रहा है और इससे आगे चलकर विरासतन एवं स्वामित्व अभिलेख भी ऑनलाइन जो है प्राप्त हो सकेंगे। भूलेखहंस वेब पोर्टल के द्वारा संयुक्त खातेदारी का काम तो होगा ही, गोल खातों में दर्ज जो सहत खातेदार हैं उनका भी एक पृथक पृथक रूप से डाटाबेस तैयार हो जाने से तमाम प्रकार की जो आपस में भी खींचतान रहती है, विभागों को भी कई बार जो लाभार्थी योजनाएं होती हैं उसमें भी किसका अंश कितना है, किसको कितना मिलना चाहिए, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सभी का आगे चलकर समाधान हो पाएगा। भू अनुमति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में उद्योग एवं कृषि प्रयोजनों के लिए जो भूमि उपयोग होती है या उनकी भूमि कार्य की अनुमति, उसके लिए भी अब ऑनलाइन ये मिल सकेगी। तो इससे भी लोगों का जीवन भी आसान होगा, उनको अनावश्यक रूप से जो कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं वह भी अलग अलग सीटों पर जाना पड़ता है, उससे उनको बहुत बचत होने वाली है। भू नक्शा मानचित्र को सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखने की सुविधा भी इससे प्रदान होगी और एग्री लोन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार मार्च का महीना आता है, उससे पहले हम लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कि राजस्व वसूली के लिए राजस्व कम होता है, कभी एकदम से हम अभियान चलाते हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन से ये इसी राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी किया जा रहा है और ई वसूली पोर्टल के माध्यम से जो बकायेदार हैं जिन्होंने अपना बकाया पैसा नहीं दिया है राजस्व का, उनको भी ऑनलाइन भेजकर वसूली के कार्यों में तेजी लाई जा सकती है और जहाँ मैन पावर लगनी है वहाँ पर हमारा काम बहुत आसानी से अब ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। इन सभी पोर्टल्स के आ जाने से, इन सभी भूलेखों के वेब पोर्टल्स के आज प्रचलन में आ जाने से निश्चित रूप से और एक प्रकार का नवाचार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत को बनाने में हम सभी अपने अपने स्थान पर किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं और आज के ये वेब पोर्टल्स लॉन्च होने से ये बहुत विकसित भारत की परिकल्पना में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने में, उत्तराखंड के विकास में बहुत उन जो हमारा सपना है उसको साकार करेगा और जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पहल से जहां एक तरह से जो हमारे प्रशासन के काम हैं उन कामों में बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप सभी जानते हैं कि लोगों को ये जो तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आज इन वेब पोर्टल्स के माध्यम से उनको घर बैठे ही मिल रही हैं, इसके लिए उनको अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, एक बड़ी प्रक्रिया होती है, चाहे वो छोटा तहसील का कार्यालय हो या उप जिलाधिकारी का कार्यालय हो या उसके बाद अन्य जो कानून को लेखपाल से लेकर पटवारी से लेकर तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इन वेब पोर्टलों के माध्यम से बहुत। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक प्रदेश नहीं बल्कि ऋषियों और तपस्वियों की पावन भूमि है, जिसे किसी भी कीमत पर सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक दृष्टि से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा भूमि चिन्हित कर लगभग 600 अवैध ढांचे हटाए जा चुके हैं। परिवार रजिस्टर का गहन सत्यापन कर राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, वोटर कार्ड और आधार जैसी सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में
इस भूमि को जानते हैं। ये अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और ये अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला से बीवीजी रामजी जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। अभियान के लिए समन्वय टोलियों के गठन पर भी चर्चा की गई। बढ़ते हैं आगे, कुछ और रुक कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। बात करेंगे एक बार फिर बीजेपी की। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीबीजी रामजी योजना को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं को योजना के उद्देश्य, प्रावधानों और इससे मिलने वाले लाभ की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं मीडिया से रूबरू होते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी जिलों में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीबीजी रामजी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है। वो टोली देहरादून में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि मनरेगा में नए बदलाव गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को प्रभावित करेंगे और बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था कमजोर होगी। अभियान के तहत 11 जनवरी को धर्मचुक अम्बेडकर पार्क में 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि एक गारंटी को आपने स्कीम में तब्दील कर दिया है। इसको लेकर ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मनरेगा का पूरा 1.5 महीने तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मनोज यादव जी, दोनों सह प्रभारी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। आज 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रेस वार्ता तय की गई है। इसके बाद 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया जाएगा। हमारे द्वारा जो डोईवाला नगर ब्लॉक कांग्रेस है, परवादून कांग्रेस के द्वारा धर्मचक में हम लोग इसको प्रतीकात्मक 1 घंटे का उपवास हम लोग करेंगे। जब यूपी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था 2005 में, तो इसको पूरा 1 वर्ष लगा था पास होने में। पूरे तरीके से उसको पहले उसमें लोकसभा में लाए थे, उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को उसको दिया था, फिर उसके बाद एक कमेटी और बनी थी और उस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। विपक्ष के जितने हमारे नेता लोग थे उनसे डिस्कस हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया गया विपक्ष के नेता को, और पूरा 1 साल लगने के बाद इसको लागू किया गया।
इस बार इन्होंने इतने जल्दीबाजी में इस काम को किया कि पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी से 3-4 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से पता लगा कि मनरेगा से जो महात्मा गांधी का नाम है उसको हटाया जा रहा है और नया नाम करके बीबी योजना करके इन्होंने इसको लाए हैं। तो बड़ा विद्रोह हुआ, लोगों ने कहा कि तुम्हें नाम ही बदलना है तो अन्य चीज़ हटा दीजिए, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको नए सिरे से लागू कर रहे हैं और अब 100 दिन नहीं, हम 125 दिन देंगे। तो इसमें इन्होंने एक तो 100 दिन जो गारंटी शब्द हटा दिया। आप लोगों ने देखा होगा हमारा पर्वतीय राज्य है, पहले ही पैसे की कमी है यहाँ पर, और 40% का प्रावधान इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार करेंगे और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप सोचिए कि 40% में उत्तराखंड जैसा गरीब राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो भी हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो कैसे इसको लागू करें। हमारे लिए एक उत्तराखंड के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। जो रोजगार गारंटी योजना जो 100 दिन की थी, मैं 2014 में प्रधान था और ये जब 2004 में और 5 में जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय मेरे फादर प्रधान थे, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया करता था। तो सबसे पहला कार्य जो हुआ करता था ग्राम सभा में, तो वो जोड़ या तालाब कच्चा काम के रूप में मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। और कोई भी जैसे पंचायत घर भवन बनना है, उसमें आप 60% पैसा DPRO के यहाँ से आएगा, 40% मनरेगा से आएगा, तो उसका लाभ मिलता था ग्रामीण वर्ग को। और आज हमारी उत्तराखंड की जो स्थिति है, जैसे अभी मनोज भाई ने बताया कि जो हमारे ये 10 ज़िले हैं, मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा बजट किसी ग्रामीण का नहीं होगा, किसी प्रधान का नहीं होगा कि जो अपने क्षेत्र का विकास करा सके उस बजट के भरोसे, चाहे वो राज्य वित्त हो चाहे वो 15वां वित्त हो। लेकिन मनरेगा के रूप में उन्होंने पूरा अच्छा काम कराया। गलियां, अपनी जो बटियां होती हैं पहाड़ों में, मैं समझता हूं कि 80% जो कार्य हैं, चाहे वो पेयजल लाइनों के कार्य भी कई उस रूप में लिए गए, लेकिन ये एक बहुत। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए HN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।